नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और कशिश न्यूज के खास पेशकश मैं तुम और हम में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे साथ है दो बहुत ही खास मेहमान। हमारी श्रृंखला है बिहार के विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गजों को अपने इस कार्यक्रम में बुलाते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होती क्योंकि यहाँ चर्चा होती है उस व्यक्ति विशेष के परिवार की, उस व्यक्ति विशेष के उस जीवन से हम आपको रूबरू कराते हैं जो आमतौर पर सामाजिक परिवेश में सक्रिय होने के कारण लोगों के बीच नहीं जा पाते हैं। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री और दरभंगा के ज्वाले से विधायक बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीवेश मिश्रा जी। जीवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इनके साथ हैं इनकी अर्धांगिनी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जो इनको पूर्ण करती हैं और इनके सामाजिक जीवन में ये मजबूती से पूरी श्रद्धा के साथ जनसेवा में लगी रहें उसमें सहयोग करती हैं सुचिता मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सुचिता जी आपका इस कार्यक्रम में। तो जैसे कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, तो हम पहले बातचीत आपसे शुरू करेंगे। आपका बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड, दोनों परिवार एक साथ कैसे आए? सबसे पहले तो हम चाहेंगे दर्शक ये जाने। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है तो वो सारे लोग सरकारी जॉब में हैं, मैक्सिमम सब लोग उसी में हैं। तो मम्मी पापा पहले चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से शादी करें, लेकिन एक्चुअली फिर बाद में पापा को लगा कि नहीं, सो फार्मासिस्ट ढूंढेंगे। तो फिर ढूंढते ढूंढते फिर अचानक मिल गया। नहीं, अचानक तो कुछ नहीं होता संयोग जैसे कहते हैं, आप जितनी आसानी से अचानक कह दिए। चलिए जीवेश जी से जान लेते हैं। जीवेश जी, पता चला अमूमन जो हमारे बिहार के पारिवारिक समाज की सोच रहती है कि सरकारी लड़का द्वार पे उतरेगा तो कुछ अलग रुतबा होगा, और आपको पता चला होगा कि सारे सरकारी बैकग्राउंड वाले हैं, तो फिर ये रिश्ता जब तय हो रहा था तो आपके मन में क्या चल रहा है? तो इन लोगों का मेहरबानी थी, कृपा था कि गैर सरकारी आदमी को सरकारी घर में ले गए। तो हम तो ऐसे परिवार, हम लोगों की शादी अरेंज मैरिज थी और हमारे माता पिता बचपन में चले गए थे। तो जो मेरे बड़े भाई हैं, हमसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, वो हमारे संपूर्ण गार्जियन हैं आज भी। और उन्होंने एक बार अगर तय कर दी, और उस समय हमारे चाचा जीवित थे, वयोवृद्ध चाचा हमारे जीवित थे, तो चाचा ने ही एक हमारी बहन के कहने पर हमारी शादी ठीक कर दी। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हम लोगों ने, हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति लड़की देखने भी नहीं गए उस ज़माने में। मतलब अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2002 की बात है। चाचा ने कहा अगर हमने हाँ कह दिया, हमारा अंतिम बेटा है, हम भाई में सबसे छोटे हैं, अपने चारों, हमारे पिताजी 4 भाई, उसमें सबसे छोटे हम, अपने सभी भाई के श्रृंखला में चारों चाचा मिला के सबसे छोटे। तो हमको परिवार का बहुत प्रेम मिला। तो चाचा जी ने शादी ठीक कर दी हमारी एक चचेरी बहन। हम लोग के बहन का बंटवारा हम लोगों में नहीं होता है, चचेरी शब्द भी गलत है। हमारे परिवार में कोई बहन के लिए चचेरी नहीं बोलता है। तो लेकिन बहन के कहने से चाचा ने शादी ठीक कर दी, तो शादी वहाँ हो गई। अब उन लोगों ने हमको पसंद किया तो हम पर मेहरबानी किया, यही कहेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? आप भी तो कॉर्पोरेट जगत में वेल एस्टैब्लिश्ड, निश्चित रूप से उस समय मैं रेंडेक्सी जैसी वेल रेपुटेड फार्मास्यूटिकल्स हाउस में था, और रेंडेक्सी उस समय इतना बड़ा नाम था कि फार्मास्यूटिकल्स को जानने वाले लोग रेंडेक्सी वालों को देखकर, समझकर, उनके बैग का टैग देख करके फार्मास्यूटिकल्स में एक अलग से उनको प्रतिष्ठा देने का काम करते थे। और मैं उसका टॉप परफॉर्मर था उस समय। एक खास डिवीज़न में सीनियर एरिया मैनेजर के नाते काम कर रहा था। और सरकारी जॉब में जितने लोग रहे होंगे, एक गजटेड रैंक का, उससे ज़्यादा तनख्वाह उस समय हमको मिलती थी रेंडेक्सी में। क्लास 1 जॉब था। मैं उस समय अपनी गाड़ी रखता था और हर तरीके से एक शानदार जीवन जी रहा था। हो सकता है कहीं हमारे फादर इन लॉ को ये सब चीज़ सूट की होगी और उन्होंने मुहर लगा दिया, तो हम आज हमारे साथ हैं। चलिए, आप हो सकता है बात करते हैं, हम घर के अंदर क्या बातचीत हो रही होगी रिश्ता तय होने पर, वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। लड़कियों के कान खड़े रहते हैं, भले वो जहाँ बातचीत हो वहाँ खड़े रहें या ना रहें। तो क्या सुनने में आया, कौन लड़का है, कैसा लड़का है, और फिर कभी ये विचार आया कि सरकारी नौकरी वाला लड़का होता?
एक्चुअली मम्मी मेरी इनको देखने आई थी। वो पटना में मेरे इनके भाई साहब हैं बड़े वाले, तो उनके यहाँ ही देखने आई थी। और मम्मी देखी तो मम्मी को बहुत अच्छा, मम्मी और मेरी मामी आई थी। तो जब देख के गई घर तो पसंद तो उनको आया ही हुआ था। उसके बाद फिर गई तो मेरी मम्मी बोली लड़का तो पॉकेट में रखने वाला। अच्छा अच्छा। तो मतलब मुझे लगा कि चलो अच्छा है, चलो लड्डू तुमको बहुत अच्छा। सब लोग सर पापा मेरे मतलब पहले कहते थे कि सरकारी नौकरी वाला मिलेगा तो अच्छा होगा लड़का, लेकिन बाद में संयोग फिर मतलब नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर मतलब फार्मासिस्ट ही ढूंढे और फिर मतलब उनको अच्छे लगे ये, तो फिर सरकारी नौकरी की जगह सरकार क्या लग रहा है? घर वाले अब कुछ कहते होंगे कि हम सरकारी नौकरी वाला घर लड़का वाले ढूंढ तो रहे थे, अब तो सरकारी घर में है। घर वाले तो बहुत ही खुश हैं। वो मतलब एक कहते हैं ना कि वो मतलब सभी कहते हैं मुझे, और अब मेरी बहन लोग हैं या फिर फूफा हैं फूआ हैं, सब लोग बोलते हैं कि लड्डू के जैसा तो किस्मत सबका हो, सब बेटी निकनेम का है हो। इनका लड्डू। निकनेम है। एक चीज जानना चाहेंगे, काफी मुश्किल होता है ये जो जैसा खुद बता रहे हैं कि गैजेटेड ऑफिसर वाला रुतबा था, हाँ, तो बहुत वो रुतबा छोड़कर हम्म, नेतागिरी में आना, आपसे कोई सलाह मशवरा हुआ था कुछ? हाँ बातचीत? बिल्कुल हुआ था। स्टार्टिंग में तो ये बोलते थे कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं बोलती थी कि चुनाव लड़ना है, आपको क्यों चुनाव लड़ना है, इतना अच्छा खासा अपनी कंपनी है दवा की, वो देख रहे हैं, और बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट था हमारा दिल्ली में उस टाइम। तो शुरू में तो मतलब उनको ऐसे ही मैं बोली कि नहीं आपको नहीं लड़ना है चुनाव, छोड़िए, कहाँ बहुत हेक्टिक हो जाएगा, परेशानी होगी आपको दिल्ली से पटना बिहार आने में। तो फिर ये लगे रहे मेरे इसके बावजूद भी। और लास्ट टाइम ऐसा आया कि जब इनको टिकट मिला 2015 में, तो उस टाइम मैं इनको बोली कि, तो ये थक गए उस टाइम, बिल्कुल परेशान हो गए। उसके बाद बोले कि छोड़ो अब तुम्हारा ही बात मान लेते हैं, अब चुनाव को नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब मतलब हम अपना प्लान चेंज कर दिए हैं। तो फिर हम बोले कि अब इतना कुछ करके अब आप बिल्कुल नहीं, ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, हम अब आपके साथ हैं, आपको एक बार एक ट्राई तो और कर लीजिए, इस बार ट्राई करिए टिकट का, उसके बाद फिर देखेंगे। तो फिर हम लोग उस टाइम हम लोग के पास टाइम था, 4-5 दिन हम लोग अपना इंडिया से बाहर गए, घूम घाम के आए फ्रेश होके पूरा। फिर बोले कि आप लगिए इसमें। उसके बाद ये लगे और ईश्वर की कृपा से इनको टिकट मिला, ये जीते भी। नहीं, ये जो पहले इनकार और फिर इकरार हुआ और जब वो हार मान गए तब आप हाँ, मजबूती से ये इनके साथ हुआ, खड़ी ये रही। हुआ। ये हम ये समझना चाह रहे हैं ना, आपके परिवार में शिक्षकों की एक श्रृंखला रही है। हाँ, आपने भी कुछ दिन शिक्षक के तौर पर हाँ, सेवा दी है, मम्मी तो क्या भी वो मेरी शिक्षक थी। वाला चरित्र था कि अब नहीं, हमारा सहयोगी हमारा छात्र के तौर पर जो हार मान रहा है, हाँ, जो हमसे सलाह ले रहा है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उसके बिल्कुल एक सलाह तो दिए, एक सलाह तो एक मतलब मुझे लगा कि नहीं सलाह देना चाहिए, मानना ना मानना तो इनकी मर्जी है, लेकिन ये चाहे और मतलब लगे इसमें। साथ ये दिलचस्प बात है। जीवेश जी से भी थोड़ा समझना चाहेंगे। जीवेश जी, पहले जब ये मना कर रही होंगी तब आप व्यक्तिगत रूप से सक्रिय थी? मेरे पूरे परिवार में सभी लोग नॉन पॉलिटिकल हैं। मेरे बड़े भाई को अभी भी थाना पुलिस कोई नहीं पहचानता है। मैं मिनिस्टर हूँ, आप जाकर गांव में देखिएगा, एक सरल सज्जन आदमी जिसको सुबह उठना, अपने दिनचर्या से गाय का सेवा करना, अपनी दिनचर्या, कॉलेज से रिटायर लोग हैं, अपनी दिनचर्या में लगे रहना, दो कोई आ गया उसकी सेवा कर देना, चाय पानी मेरे कारण पिलाना, कोई नॉन पॉलिटिकल। मेरा पूरा ससुराल के लोग भी नॉन पॉलिटिकल, किसी का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं मेरे परिवार में एक वार्ड मेंबर भी नहीं रहे। मैं परिवार का पहला व्यक्ति हूँ जिसको जाले की महान जनता ने आशीर्वाद दे करके विधायक बना दिया। और ये भी एक करिश्मा है कि लगातार 2 टर्म 10 साल बिताने वाला मैं जाले में पहला विधायक हूँगा देश की आज़ादी के बाद। तो ये जाले के महान लोगों का विशेष प्यार है हमारे प्रति। लेकिन ये बात सच है कि 14 में बाई इलेक्शन हुआ और पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब तो कोई है ही नहीं। जो हम लोगों के पार्टी में थे उस समय व्यक्ति वो पार्टी छोड़कर दूसरे जगह चले गए थे। तो हमको ये कहा गया कि भाई 14 अब तो कोई नहीं, अब तुम्ही को लड़ना है, तैयारी करो। और जब मैंने पूरी तैयारी की, हर तरीके से ग्राउंड वर्क करके रेडी टू मूव था,
उस समय किसी और को पार्टी जो उचित समझी पार्टी ने निर्णय लिया, किसी और को टिकट मिला, तो मैं एकदम से उस समय बड़ा मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम डाउन हो जाना, कि इतनी मेहनत करके, इतना एक एक कैलकुलेशन करके, और एकदम से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा तुमको लड़ाएंगे इस बार, एकदम से खेल कहाँ पलट गई। तो मुझे थोड़ा सा उस समय धक्का टाइप का नहीं होता है कि लगना कि राजनीति तो बड़ा अजीब गेम है भाई। हम तो 90 हमारा सेकेंड जनरेशन है, 98 से हम विद्यार्थी परिषद में लगे हुए रहे, तो एकदम से स्केप करने का मन किया उस समय कि नहीं, हम अपने काम को छोड़ रहे हैं। और उस समय मेरा बड़ा अच्छा काम था फार्मास्यूटिकल्स का, मैंने टॉप अच्छा काम था, मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट था। तो मैं तो अब उस समय जब ये हमेशा मना करती थी कि राजनीति नहीं करना है, इनको राजनीतिक लोग, राजनीतिक एटमॉस्फेयर से बड़ा हेट था। जब भी राजनीति की बात आती है तो नहीं करना है, राजनीति में क्या जाना है, हमारा लाइफ बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, क्यों जाना है राजनीति में। दिल्ली के पौष इलाके में रहते थे, सब कुछ था अपने पास, तो इन्होंने कहा नहीं जाना है। लेकिन जब 14 में जब मैं डाउन हुआ, मैंने कहा अब राजनीति नहीं करेंगे, छोड़ो, अब मैं आ गया वापस, और मुझे अगले 6 वर्ष में 100 करोड़ टर्नओवर करना है। ये आज मेरा कंपनी लक्ष्य, चमका देना है। हाँ, लक्ष्य तय हो गया। मैं ऐसे ही आया, जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ मुझे 4 बजे पता चला मुझे नहीं मिला। मैं शाम को घर आया और मैंने इनसे कहा कि आज के बाद मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि 14 है, 20 में कंपनी 100 करोड़ की बना डालेंगे, आज से अब उस रफ्तार में काम करेंगे। तो इन्होंने कहा क्यों राजनीति नहीं करिएगा, मैंने कहा टिकट तो दिया नहीं, 14 बीत गई। तो इन्होंने कहा अब 14 से 15 में कितना टाइम है, पूरी ताकत के साथ 15 के लिए तैयारी करिए, अब पीछे नहीं जाना है। ये 1.5 साल और गंवाने के बाद 5 साल में ही 100 करोड़ करेंगे। 6 साल में करना है ना, 5 साल में करेंगे। 1 साल अभी आप राजनीति जम के करिए और ताकत से करिए। और पता नहीं कभी होता है, हमको लगता है कि उस समय सरस्वती या ईश्वर का वास रहा हो, और मैं उसका लगातार जाले के चप्पे चप्पे में गया, एक एक जगह, एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, सबको ठीक तरीके से खड़ा किया। और 14 में जो मेरी पार्टी वहाँ हारी थी, हम लोग कम बैक किए, और 15 के कठिन चुनाव में बार बार जाले की महान जनता को प्रणाम करता हूँ कि 15 का कठिनतम चुनाव जाले में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो वहाँ से करियर शुरू हो गया, और आज मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी जनता को, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। चलिए, तो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से राजनीति में प्रवेश, पारिवारिक विरोध के बावजूद, और फिर अब सफलता इनके कदम चूम रही हैं। अर्धांगिनी इनका सबल हैं और इन्हें समृद्धि के राह पर प्रेरित करते दिख रही हैं। तो अब मंत्री जी बन गए हैं जीवेश मिश्रा, और मंत्री बनने के बाद क्या सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में परिवर्तन आया है, ये हम थोड़ी बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता, बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा, और साथ में उनकी अर्धांगिनी, और हम बातचीत कर रहे हैं इनके पारिवारिक परिवेश को लेकर। अब तक हमने देखा इनके राजनीति में आने के पीछे जो संघर्ष की कथा थी, और किस तरह से पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे को सबलता से सहयोग करते हुए इस स्थिति पर लाने में एक दूसरे का सहयोग किया है। जीवेश जी, कॉरपोरेट लाइफ भी कोई आसान चीज़ नहीं है। आप करीब 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय भी मतलब हायर स्टडीज़ में जाना बहुत लोगों के लिए एक सपने जैसा रहता था, वो आसान नहीं है, एक हैवी कमोडिटी के तौर पर उसे देखा जाता है। तो आप उस दिशा में क्यों बढ़ें और कैसे बढ़ें? इतना बड़ा परिवार था, उनमें से आपको किस तरह से बढ़ाने में प्रोत्साहित घर वालों ने किया? देखिए, मैं एक होता है ना कि मेरे घर में 1972 में फ्रीज होता था। एक साधन संपन्न परिवार था मेरा। 72 में हमारे फादर हाई स्कूल के हेडमास्टर होते थे उस समय, और निहायत मतलब संघर्षशील व्यक्ति और बहुत विद्वान आदमी। और वो इमरजेंसी के समय में जेल चले गए, और लंबे समय जेल में रहने के बाद जब वो आए तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, हैंड टू माउथ हो गए। और उस समय का संघर्ष, वो जो उसके बाद वो बीमार रहने लगे, उनको बहुत यातना दी गई थी जेल के अंदर,
सीतामढ़ी पुपरी से अरेस्ट किया गया, पहले डुमरा जेल ले जाया गया, बाद में भागलपुर भेजा गया, बहुत यातना दी गई। उस यातना के बाद लोग आए, कई लोग रिवाइव किए और वो अस्वस्थ रहने लगे। 1985 में आकर के उनका डेथ हो गया, उस समय मैं 11-12 साल का था। उसके बाद से लगातार संघर्ष की ही गाथा रही, हैंड टू माउथ वाली स्थिति परिवार का हो गया। लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि कभी टूटने नहीं दिया उन्होंने, और हमेशा संघर्ष करने की आदत डाल के रखी। आज भी वो आदत मुझ में है, इसलिए मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए वो संघर्ष के कुछ पहलू वो मोटिवेट करेंगे शायद हमारे नहीं, दर्शकों निश्चित रूप से। अब फादर जब डेथ किए उसके बाद मदर बीमार रहने लगी, एकदम से सदमे में आ गई, वो दुनिया से चली गई। तो आप समझिए कि मैं मैट्रिक तक, एक हमारे भाई थे चचेरे, उन्होंने मुझे मैट्रिक कराया, मोतिहारी ले जाके, जिला स्कूल मोतिहारी से, वहाँ वो ऑफिसर थे, उसकी भी दास्ता अलग है। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक के बाद फिर हमको विदा किया, छोड़ दिया, विदा किया, जो कहिए, उन्होंने बहुत कृपा की, मैट्रिक करा दी, बेस कर दिया। उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद से भाई हमारा पठन पाठन शुरू हुआ, तो हम ट्यूशन पढ़ा करके हमने हार नहीं मानी। हमने कहा अगर मैं पढ़ा नहीं, हमारे फादर उस टाइम के AA थे और उनका बेटा मैट्रिक पास रह जाए, ये बात मुझे कचोटती रहती थी कभी कभी। कुछ लोग सिखाते थे दिल्ली चले जाओ, उस समय कुरियर का काम था, एक हमारा मित्र दिल्ली में उसी समय उसी उम्र में चला गया, वो अक्सर कहता था दिल्ली आ जाओ, हमारा बड़ा अच्छा कुरियर का कंपनी, इतने पैसे मिलेंगे। मैंने जिद पाला कि मुझे पढ़ना है, और फिर इंटरमीडिएट गांव में रह के जैसे तैसे किया, और ग्रेजुएशन के समय में दरभंगा आके ट्यूशन पढ़ा के, मैं पढ़ाता था भी 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था लोगों के घर जाके, होली क्रॉस स्कूल है उनके बच्चों को, और ट्यूशन पढ़ा के मैं पढ़ाई किया, BSc किया। फिर बाद में मुझे LLB करने का अवसर मिला। उसके बाद फिर मैंने MA भी किया, और विधायक MLA होने के बाद मैंने PhD किया। आपको जानकर ताजुब होगा कि मैं परीक्षा में बैठा, PRT का जो एग्ज़ाम होता है, सामान्य बच्चों के बीच मुझे बैठकर एग्ज़ाम देना पड़ा, और एग्ज़ाम देकर मैं PRT पास किया। फिर मैं मिथिला यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में हमारा एक सब्जेक्ट विषय पर मैंने रिसर्च किया, और आज हमको PhD अवार्ड कर दिया गया है कुछ दिन पहले। तो ये सारी कहानी है संघर्ष की। तो हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं संघर्ष करने में, और संगठनात्मक रुचि भी है। आज पार्टी भी जो काम देती है उसको भी मैं पूरी लगन और ईमानदारी से करता हूँ। अभी सदस्यता अभियान का पूरे बिहार का दायित्व तो मेरे ऊपर था, तो पूरे बिहार के अंदर हमने बड़ी तत्परता के साथ सदस्यता की है। तो इन चीज़ों, ये हमारी मतलब आदतों में शुमार है काम करना, इसलिए घबराहट नहीं होती है। चलिए, सुचिता जी से जान लेते हैं। सुचिता जी, अच्छी खासी नौकरी आपकी लग गई थी, आपने क्यों छोड़ दी? उस टाइम इनका एक तो इनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया था, वो भी 2010 की बात है। तो उसी टाइम मेरा जॉब हुआ था, और इनको 2010 में स्टार्टिंग में करना था चुनाव। तो मैं सोची कि अब यहाँ से फिर मैं वहाँ जाऊँ, फिर कैसे होगा, बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम। तो उनका भी एडमिशन स्कूल में तुरंत जस्ट हुआ था, नर्सरी में था, एक 2 में था। तो यही फैमिली के लिए, इनके सपोर्ट के लिए नहीं, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो मैं हाँ, समझ पा रहा हूँ कि एक व्यक्ति कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ने वाला है, हाँ, पॉलिटिकली सक्सेसफुल नहीं है, 2 रीज़न था। 2 रीज़न, और आपको लगी लगाई नौकरी आपने छोड़ दी। हाँ, लोग देखते हैं कि चलो बच्चों का कुछ हो जाएगा, अगर पति हाँ, ठीक ठाक नहीं कर रहा है तो पत्नी नौकरी में है। बच्चे तो उस तो टाइम इतनी छोटे हिम्मत थे। कहाँ से लाई बच्चे तो आपने? उस टाइम छोटे थे, तो बच्चों को तो लेके भी नौकरी कर सकते थे यहाँ आके। लेकिन मेन इनको फिर वो डिस्टर्ब हो जाते, फिर इनको आना था यहाँ, चुनाव लड़ना था। तो प्राथमिकता आपके लिए ये है। चलिए, अच्छी बात है। जीवेश जी, एक चीज़ और, आपने जो शुरू में थोड़ा संघर्ष की गाथा हमें सुनाई, ऐसा लगा कि एक फिल्म हमने देखा, नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म, कि मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन जब अवार्ड देने की बारी आई तो संगठन ने किसी और व्यक्ति को चुन लिया। लेकिन मेहनत कभी विफल नहीं होता, मेहनत देखिए, अपना एक मुझे परिणाम गर्व दिखा जाता है, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। तभी तो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होते भी आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला। बिल्कुल, ये गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने अनुषांगिक क्षेत्र हैं वो सबको समेट कर चलने की क्षमता हमारे परिवार के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर है। इस नाते समय समय पर
अगर पार्टी कोई निर्णय लेती है, हो सकता है वह निर्णय आपके पक्ष में ना हो, लेकिन पार्टी समाज हित, देश हित और पार्टी हित में कोई निर्णय लेती है, वह आपके हित से बड़ा होता है। इसलिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को उस समय ये मानकर उस निर्णय को एक्सेप्ट करना चाहिए कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, पार्टी ने बड़े राष्ट्र हित के फायदे के लिए या देश हित या पार्टी हित के फायदे के लिए कोई निर्णय ऐसा लिया है, तो उस निर्णय में ही मेरा निर्णय है, यह समझकर उसको स्वीकार करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है और पार्टी उस समय आपके पक्ष में कोई फैसला ले लेती है। जैसे मेरे मन में भी ये भाव आ गया था 14 में जब टिकट नहीं मिला तो मुझे लगा अब चुनाव नहीं लड़ना है, और 15 में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं टिकट के लिए बहुत सीरियस नहीं था, मांग रहा था। मुझे लगा ये देंगे नहीं, पिछली बार जिसको लड़ाए हैं वो चुनाव हारे हैं, कहीं उन्हीं को रिपीट कर दें, लेकिन मैं मांग रहा था टिकट। लेकिन जो जितना मैं सीरियस, वरिष्ठ नेता जहां से संगठन को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, शायद आप वहां से नहीं देख निश्चित पाए रूप से मैं ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की कि कई बार उस नजरिए को हम नहीं समझते, हम अपनी नजरिए से एनालिसिस करते हैं। और शायद ये भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक चरित्र है कि कार्यकर्ता अपने नेता को भगवान का दर्जा देते हैं। हम देख पा रहे हैं निश्चित रूप ये जो नरेंद्र मोदी की छवि है दैवीय व्यक्तियों के बीच में, देखिए ये छवि नहीं, निश्चित रूप से आज के समय में नरेंद्र भाई मोदी निश्चित रूप से कुछ न कुछ दैविक शक्ति लेकर के इस धरती पर आए हैं, जिनके हाथों से अद्भुत अद्वितीय काम इस देश के अंदर हो रहा है। जिस काम को करने की चुनी हुई इसके पीछे की कोई सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई। आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेकर के इस देश के हित में काम किया। और मैं पॉलिटिकल बातें आज नहीं करना चाहता हूं आपके साथ, आपने शुरू में भी कहा, लेकिन आप जान लीजिए कि इस देश की आज़ादी के 70 वर्षों के बाद अगर समाज के अंतिम व्यक्ति का बैंक में खाता हुआ है, तो यह सोचने वाला कोई गरीब का बेटा, गरीबनी का बेटा ही कर सकता है कि सबको समान रूप से समभाव के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसको अक्षरशः नीचे उतारते हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम अगर किसी महामानव ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। इसीलिए मैं एक तस्वीर अपने भगवान के बीच रखता हूं नरेंद्र भाई मोदी का। कई लोग आए इस पर सवाल किए कि भाई आम मानवीय चारित्रिक गुणों से बेहतर और सर्वोत्तम प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का रहा है, शायद इसलिए मैं भगवान नरेंद्र भाई मोदी को दीर्घायु करें जी, शतायु करें, स्वस्थ रखें। देश में बहुत कुछ होगा उनके नेतृत्व में। और आप एक बात लिख कर रख लीजिए कि गांधी जैसे आज पूजे जाते हैं इस देश में, नरेंद्र भाई मोदी भी शायद उससे बढ़कर पूजे जाएंगे आने वाले दिनों में। जब मोदी न होंगे इस धरती पर तब वो शायद इस बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने बड़े गुणवान व्यक्ति के तौर पर, एक महामानव के तौर पर उनको यह देश पूजा करेगा। ये आने वाले दिन में पता चलेगा। चलिए, समय अभाव है, नहीं तो हम थोड़ी और बातचीत करते, लेकिन चलते चलते कुछ और जल्दी आप दोनों से आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और आप दोनों में कितनी कंपैटिबिलिटी है ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी से मिली हैं? नहीं। कभी मिलने की इच्छा जताई है? बिल्कुल इच्छा है। मैं तो इनको बोली हूँ कि एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलवाना है आपको। अब बताइए कब पूरी? हमको जब मिलवाना होता है किसी को, हमको तो मैं अपना कोई कार्यकर्ता मिलवाता हूँ। उसकी हसरत होती है कि प्रधानमंत्री से मिले तो कोई कार्यकर्ता मिलवाता हूँ। इस बार भी दरभंगा आए थे, मुझे कहा गया 2-4 लोग मिलने वाले, तो मैंने अपने यहाँ के कुशल व्यवसायी, पुराने लोग, विद्वजन जो नॉन पॉलिटिकल हैं, उन लोगों की भी इच्छा होती है कि मैं अपने पीएम से मिलूं। हमारे परिवार को तो प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है, मौका दिया है, मुझे अपने साथ जोड़ा है। ये एक समाज सेवी वाला चरित्र है कि परिवार पहले नहीं, पहले हमारा समाज है, परिवार के साथ और मौके आते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारी आंखों से तो देख ही लेते हैं, मिल ही लेते हैं नरेंद्र मोदी जी से। एक और चीज़ सुचिता जी, क्या चाहती हैं कि उनमें जो कुछ पहले जब आपने उनमें कुछ ऐसा महसूस किया हो और अब वो नहीं हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि इतना पॉलिटिकल व्यस्तता होने के बाद भी जितना भी इनको टाइम मिलता है वो फैमिली को देते हैं। कभी भी घर आते हैं, मतलब पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ तो मैं उसको कर दूं।
ऐसा कुछ और- शॉपिंग में साथ जाते हैं? नहीं। इच्छा तो रहती होगी। पहले थी, लेकिन धीरे धीरे अब खत्म हो गई। अब उसको समझ गए एडजस्ट, कि- हाँ अब समझ गए कि अब बेकार है इनको कहना, अब खुद ही जाते हैं, बच्चे जाते हैं साथ में। जीवेश जी, चलिए बच्चों ही की नहीं आपने है। बात की है, तो बच्चे यहाँ हैं क्या? बच्चे, एक बेटी है वो MBBS कर रही है, तो वो कॉलेज में है, और बेटा है घर पे है। वो 12th अभी जस्ट किया है, पास आउट, अभी रिजल्ट नहीं आया है। जीवेश जी, कुछ ऐसी जो आपने बदलाव महसूस की हो शादी के बाद? कोई बदलाव नहीं है। ये मतलब बहुत अच्छे से परिवार को चलाती हैं, और आज के समय में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है जो मैं परिवार को दे सकूं। मुझे आपके चैनल से कहा गया ऐसा एक इंटरव्यू करना है, मैं शायद 2 महीने बाद आज बैठ पाया हूं, जी। और समय नहीं है। कम समय के लिए पार्टी ने, हमारे नेता ने हम पर भरोसा करके मंत्री बनाया। अभी मेरी 24 आवर अगर भगवान नींद को पचा लेने की क्षमता दे, तो मेरी इच्छा होती है कि 24 घंटे अभी काम करके सभी नगर इकाई को मैं साधन संपन्न बना दूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया, हमारे नेता ने अवसर दिया, मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके नगर इकाई में सुविधा बहाल करनी है। तो मैं एकदम कंसंट्रेट उधर कर रहा हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी धर्मपत्नी को कि ये पूरे परिवार को इवन सामाजिक दायित्व का भी, कई नौता पिहानी अपने घर परिवार का होता है जिसमें अब हम नहीं जा पाते हैं, वो सब काम को कुशल गृहिणी के नाते ये करती हैं। इसलिए अगर आज हम स्टेबल होकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। चलिए, एनिवर्सरी, बर्थडेज, ये सब तो साथ होता होगा? नहीं हो पा रहा है हमारा। नहीं तो होता जब है। से हम हाँ, ये बात सच है कि जब कॉरपोरेट जगत में थे तो बड़े इवेंट के तरीके, हमने कभी बर्थडे नहीं मनाया। केक मैं नहीं काटता हूँ बर्थडे के दिन। मेरा अपनी राय है कि कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ जोड़ना चाहिए उस दिन। जी। दीपक मुझाना नहीं चाहिए, दीपक दीपक जलाना चाहिए उस दिन। हमारे घर में कोई पुत्र पुत्री रत्न आई है तो हमारा ऐसा थोड़ा अलग है, इसलिए हम बर्थडे मनाने का काम कभी नहीं किया। लेकिन पूजा करके एक त्यौहार के रूप में उस दिन को ज़रूर मनाते रहें, और यकीन मानिए शर्मा जी, अद्भुत आनंद आता है उसमें। चिड़चिड़ाते भी हैं कभी, फिर मोहब्बत भी उनको, परिवार वालों पे भी? हाँ, ये तो नहीं, इनका स्वभाव हमने देखा है, कुछ वीडियोस इनके बहुत वायरल हुए हैं, विधानसभा से बाहर आते हैं दरवाजे। तो क्या घर में भी उस तरह से अचानक से हाई टेम्पर हो जाते हैं? होते हैं, जब ये होते हैं तो थोड़ा मैं डाउन हो जाती हूँ फिर। नहीं तो फिर इनको ठंडा करने हाँ, का तो उपाय फिर क्या आप अपनाती हैं? खुद जरा हमको डाउन बता होगा। दीजिए दर्शकों को, कहीं टेम्पर हाई हुआ तो लोग उपाय। बोलती हूँ कभी कि क्या टेम्पर हाई पद्धति- नहीं होते हैं, कभी कभी लेकिन मेरे स्वभाव में है कि हमको लक्ष्य के प्रति हमारा डेडिकेशन रहता है। उसको कोई भटकाने का प्रयास करता है, किसी भी, वो लक्ष्य छोटा हो बड़ा हो, उसको साधने में मुझे परेशानी आती है तो हमारे मन का भाव बिगड़ जाता है। आप उसको शॉर्ट टेम्पर्ड कह लें या जो भी कह लें, बचपन से हमारा स्वभाव है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं, अनजस्टिस नहीं देख सकते हैं। हम अपनी ताकत से पहलवान लोगों से भी लड़ने का काम हमने किया। अगर अनजस्टिस होता मेरे नज़र के सामने मैंने कभी देखा है तो ये मेरे स्वभाव में रहा है। इसलिए कभी कभी अगर होना भी चाहिए। होना। सुचेता जी, कुछ ऐसा जो इनमें और आप चाहती हो कि कुछ ऐसा करें, ये पारिवारिक तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ बदलाव नहीं? नहीं। खान पान क्या पसंद है इनको? खान पान तो बहुत सिंपल ही है। आप क्या बना के खिलाती हैं जो इनको पता नहीं है कि क्या घर में बन रहा है, लेकिन जब प्लेट में आए तो आहा ये बना, इस तरह से कुछ? तो जो इनको पसंद है चीज़ें, बिल्कुल सादा खाना, सुबह में फ्रूट हो गया, ओट्स हो गया, यही सब पसंद करते हैं। तो चाहती हूँ कि चलो मैं ही बना दूँ। और कभी अगर फरमाइश कुछ करते हो तो क्या करते हैं? तो बनाती हूँ। डिश क्या है, कौन सा डिश फरमाइश करते हैं? मूंग दाल चिल्ला। अच्छा। तो बहुत सिंपल हो गया। इडली, हाँ, यही सब। थोड़ा मतलब एक तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जिस टाइम मिले और ये पसंद किए कि नहीं यही खाना है तो। सुचिता जी, हम तो ये जान गए हैं जीवेश जी से कि आप इनके सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन कर रही हैं। तो अगर मौका मिला तो राजनीति में? नहीं, राजनीति में तो मेरा नहीं आना चाहूँगी। कुछ खास वजह? अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों को ध्यान में, वो अपना तो ध्यान और भी रखें। है ना, बिजनेस है, उसमें लगना है, वो अच्छा, कौन अच्छा। देखेगा। एक तो सपोर्ट ये भी होना चाहिए ना कि जब तक
एक बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग होगा तभी तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहिएगा। मतलब तो वो आप एक गृह पार्ट है लक्ष्मी हैं मेरा। तो सच में घर की गृह हाँ, लक्ष्मी तो है एक पार्ट बैकग्राउंड। वो है, वो मुझे देखना है। और ठीक है, मतलब साथ रहेगा, साथ तो रहेगा ही। जैसे जहाँ कहना है वहाँ जाना है, इलेक्शन में भी जाती ही हूँ सर, और सब करना है काम। लेकिन चलिए, तो अच्छी बात है। हम कामना करते हैं कि ये साथ यूं ही सदा के लिए बरकरार रहे Thank और you यूं ही so much. खुशनुमा माहौल में आप लोग अपना जीवन यापन करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद जीवेश जी, बहुत सुचिता जी। बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास कार्यक्रम मैं, तुम और हम में आपने एक और बिहार के खास शख्सियत से मुलाकात की, उनके पारिवारिक जीवन और जीवन के संघर्षों से रूबरू हुए। आज वो जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम को उन्होंने यूं ही हासिल नहीं किया, अपने संघर्ष से उस सफलता को अर्जित किया है। अगले एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ हम फिर इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।